Hi everyone, this is the second lecture of CA Inter GST. In the first lecture we have written 15 points. मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ और फिर उसके आगे लिखने की शुरुआत करते हैं। एक बारी आप देखिए, आपने यहाँ तक लिखा था। We started with this GST introduction और हमने आखिरी बात जो लिख तो ली थी लेकिन डिटेल में नहीं समझी, वो ये है GST is of various kinds which applies on transactions depending upon whether the transaction is intrastate और interstate. इंट्रास्टेट सप्लाई अगर होती है, एक ही स्टेट के अंदर अगर सब कुछ है, तो आप देखिए सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी दोनों अप्लाई होते हैं। अब यहां पर मैंने एक्सप्लेन पिछली क्लास में नहीं करा था, वो काम आज हम कर लेते हैं। और इंटर स्टेट सप्लाई होती है तो इंटीग्रेटेड जीएसटी लगता है। अब यहां देखने से ऐसा लगता है कि तीन टाइप के जीएसटी हमारे इंडिया में हैं, एक सेंट्रल जीएसटी, एक स्टेट जीएसटी और एक इंटीग्रेटेड जीएसटी। जबकि जीएसटी हमारे देश में तीन न होकर के चार हैं दोस्तों। वो तीन न होकर के चार कैसे हैं? हमारे देश में स्टेट्स के साथ साथ यूनियन टेरिटरीज भी हैं, मतलब राज्यों के अलावा कुछ केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। तो अगर सेल उनके अंदर होती है तो बस क्या होता है, ये स्टेट जीएसटी की जगह वहां पर यूटी जीएसटी लिख दिया जाता है। तो पहली बात तो हमें यह समझ आई कि अगर सपोज करिए उत्तर प्रदेश में ही सेलर है, उत्तर प्रदेश में ही बायर है, उत्तर प्रदेश में ही सामान डिलीवर हो रहा है, एवरीथिंग हैपेंस विद इन द सेम स्टेट, सपोज उत्तर प्रदेश, यूपी, so that particular transaction will be called intrastate supply। और उस इंट्रास्टेट सप्लाई के ऊपर जो जीएसटी लगेगा वो दो अलग अलग जीएसटी लगेंगे, एक सेंट्रल जीएसटी और एक स्टेट जीएसटी। अब क्योंकि ये उत्तर प्रदेश है, वो एक स्टेट है, पता होगा आपको, तो वहां यूटी जीएसटी का कोई काम नहीं। लेकिन सपोज करिए कि कोई ऐसा जगह जहां पर स्टेट का स्टेटस नहीं है, यूनियन टेरिटरी का स्टेटस है। फॉर एग्जाम्पल आपने सुना होगा नई नई यूनियन टेरिटरी बनी है, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, दो अलग अलग यूनियन टेरिटरी। तो सपोज करिए लद्दाख के अंदर ही सेलर है, लद्दाख के अंदर ही बायर है, लद्दाख के अंदर ही सामान डिलीवर होगा, एवरीथिंग हैपेंस विद इन द सेम एरिया, बट दैट एरिया इज नॉट स्टेट, दैट एरिया इज यूनियन टेरिटरी। तो इन दैट यूनियन टेरिटरी दो जीएसटी लगेंगे ट्रांजैक्शन पे, एक सेंट्रल जीएसटी और एक यूटी जीएसटी। इंस्टेड ऑफ स्टेट जीएसटी वहां पर क्या लगेगा, यूटी जीएसटी। इंटर स्टेट सप्लाई अगर होती है तो इंटीग्रेटेड जीएसटी, सिंगल जीएसटी लगता है। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के मन में यह सवाल होगा कि क्या लॉजिक है कि कहीं पर दो जीएसटी हैं और क्या लॉजिक है कि कहीं पर एक जीएसटी है। थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, कुछ 2 या 3 लेक्चर्स तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। एक टॉपिक हम पढ़ेंगे रेवेन्यू शेयरिंग अमंग गवर्नमेंट। अगर मान लीजिए सरकार का सारा जो रेवेन्यू है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, सरकार का सारा रेवेन्यू अगर दिल्ली ले जाए, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ले जाए, तो स्टेट कैसे काम चलाएंगे? तो जितना भी जीएसटी है उसका एक हिस्सा स्टेट गवर्नमेंट को मिलता है और एक हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट को। और वो कैसे रेवेन्यू शेयर होता है, इस ट्रांजैक्शन पर 2 और इस पर 1 क्यों है, ये सारी चीज़ें मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, लेकिन अभी उसका सही समय नहीं आया। अभी तो आप इस लाइन को देखकर सिर्फ इतना याद कर लीजिए कि अगर एक ही स्टेट इन्वॉल्व है या एक ही यूनियन टेरिटरी इन्वॉल्व है तो 2 जीएसटी लग रहे हैं, और अगर 2 राज्य इन्वॉल्व हैं, इंटर स्टेट सप्लाई है, तो सिर्फ 1 जीएसटी लग रहा है। आप देख पा रहे हैं ना कि बिल्कुल ऑपोजिट है कहानी, पूरा का पूरा सिस्टम उल्टा है। राज्य 2 है तो जीएसटी 1 है, राज्य 1 है तो जीएसटी 2 है। ठीक, ये बात थोड़ी सी आप यहां पर पहले ग्रास्प करने की कोशिश करिए। राइट दोस्तों, पॉइंट नंबर 16 यहां तक आपने लिख रखा होगा। पॉइंट नंबर 16 हम लिखते हैं, लिखिएगा स्टेट जीएसटी एंड यूनियन टेरिटरी जीएसटी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। जो स्टेट जीएसटी है और यूनियन टेरिटरी जीएसटी है
वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। स्टेट जीएसटी और यूनियन टेरिटरी जीएसटी दोनों एक साथ नहीं लग सकते। अ पर्टिकुलर एरिया वेयर जीएसटी नीड्स टू बी अप्लाइड, जहां पर भी हमें जीएसटी लगाना होगा, शैल बी आइदर अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी, या तो वो स्टेट होगा या यूनियन टेरिटरी। दिल्ली और पौंडुचेरी में ऐसा है कि वो यूनियन टेरिटरी भी हैं और स्टेट गवर्नमेंट भी है, तो फिर उन्हें स्टेट ही माना जाता है। अगर एक इलाके में दोनों स्टेटस उपलब्ध हैं तब भी जीएसटी उन्हें दोनों में कवर नहीं करती। मेरी लाइन पहले आप सुनिए, मैंने क्या लिखा। मैंने लिखा कि जीएसटी स्टेट वाला और जीएसटी यूनियन टेरिटरी वाला दोनों एक साथ किसी भी हाल में नहीं लग सकते। ये दोनों आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। अगर एक लग गया तो दूसरा लग ही नहीं सकता। ऐसा कोई इलाका नहीं दुनिया में जो स्टेट भी हो और यूनियन टेरिटरी भी हो। आप कहेंगे नहीं भाई, दिल्ली तो है, दिल्ली तो यूनियन टेरिटरी भी है और दिल्ली में स्टेट गवर्नमेंट भी है। हाँ, तो हम जीएसटी में उसे दोनों में से कोई एक ही मान सकते हैं, हम उसे दोनों नहीं मान सकते। यही कहानी पौंडुचेरी के साथ भी है। पौंडुचेरी में यूनियन टेरिटरी है और स्टेट गवर्नमेंट भी है वहां पर, तो उस पौंडुचेरी को हम जीएसटी में स्टेट मानते हैं। एक ही जगह को दो दर्जे नहीं दिए जा सकते जब हम यहां कैलकुलेशन की बात करते हैं। लिखिए, इवन इफ वी टॉक अबाउट दिल्ली एंड पुदुचेरी, अब वो पौंडुचेरी नाम रहा नहीं उसका, इवन इफ वी टॉक अबाउट दिल्ली एंड पुदुचेरी, कॉमा, they are counted as state because they are union territory along with state government। अगर आपको ना पता हो कि स्टेट किसे कहते हैं और यूनियन टेरिटरी किसे कहते हैं, वी कैन हैव अ सेपरेट टॉक ऑन दैट। उसके लिए भी हम अलग से बात कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, तो वहाँ पर मैं आपके लिए उसकी वीडियो अलग से आपको अपलोड कर दूंगा। लेकिन ये बात पक्की है कि हमें पता होना चाहिए कि कौन स्टेट है और कौन यूनियन टेरिटरी। फिलहाल आपको यहाँ पर ये लाइन लिखकर ये समझ आ गया होगा कि या तो स्टेट लगेगा या यूनियन टेरिटरी लगेगा। अब दो चार एग्जाम्पल देख लेते हैं, ध्यान से देखिए। सेलर और प्लेस ऑफ सप्लाई, या कह लीजिए बायर। अभी जब तक आप आगे नहीं बढ़ जाते तब तक प्लेस ऑफ सप्लाई का मतलब बायर, ठीक है। कुछ समय बाद आपको पता चलेगा प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है। तो हमें इस एग्जाम्पल के माध्यम से ये समझना है कि अगर अलग अलग सिचुएशंस की बात करें, अलग अलग सर्कमस्टांसेस की बात करें, तो कौन सा जीएसटी कब लगेगा, हम आज बिल बनाना सीखेंगे। देखिए, सपोज करिए सेलर जो है वो दिल्ली का है, जिसको हम स्टेट मानते हैं, ठीक है, और जो बायर है या प्लेस ऑफ सप्लाई जो है वो उत्तर प्रदेश में है। तो अब आप देख लीजिए यहाँ पर कितने स्टेट्स इन्वॉल्व हैं, 2। तो मैंने अभी ऊपर आपको क्या बताया था कि अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई है, मतलब एक ही राज्य के अंदर अंदर सब कुछ है, तो 2 जीएसटी लगेंगे, सेंट्रल और स्टेट। और अगर इंटर स्टेट सप्लाई है, अगर 2 अलग अलग राज्य इन्वॉल्व हैं, तो फिर उसे इंटीग्रेटेड जीएसटी लगेगा और इंटर स्टेट सप्लाई बोलेंगे। अब देखिए यहाँ पर 2 राज्य हैं, मेरा फार्मूला बड़ा प्यारा है, आप उसे याद कर सकते हैं। राज्य 2, राज्य 2, राज्य 2 तो जीएसटी 1, राज्य 1 तो जीएसटी 2, राज्य 2 तो जीएसटी 1, राज्य 1 तो जीएसटी 2। ऐसे आप ऑपोजिटली याद कर सकते हैं। देखिए, अगर दिल्ली और यूपी 2 अलग अलग राज्यों के बीच में ट्रांजैक्शन हो रही है, तो ये इंटर स्टेट सप्लाई है, तो यहां पर जीएसटी कौन सा लगेगा, इंटीग्रेटेड।
राइट। अब सपोज करिए सेलर भी दिल्ली में होता और प्लेस ऑफ सप्लाई या बायर भी दिल्ली में होता, ये दोनों एक ही राज्य में है, राज्य एक है, तो जीएसटी कितने लगेंगे? 2। ठीक, देखिए आप जीएसटी लगेंगे 2, सेंट्रल जीएसटी प्लस स्टेट जीएसटी, सेंट्रल प्लस स्टेट जीएसटी, एक ही बिल में दो जीएसटी दिखाई देंगे। अब जरा देखिए आप, अब अगर लद्दाख ने दिल्ली के साथ बिजनेस करा तो देखिए एक इन्वॉल्व है या 2, चाहे यूनियन टेरिटरी हो या स्टेट्स हो, एक है या 2 है? 2 है। तो जब ये 2 होते हैं तो जीएसटी 1 लगता है, इंटीग्रेटेड। और अगर ऐसा सोचिए लद्दाख ने लद्दाख के साथ ट्रांजैक्शन करी, लद्दाख में सेलर, लद्दाख में बायर, लद्दाख में प्लेस ऑफ सप्लाई, एवरीथिंग इज हैपनिंग विद इन लद्दाख। तो जब एक ही राज्य के अंदर सब कुछ हो गया तो ये इंट्रा स्टेट सप्लाई है। राज्य एक, इलाका एक, तो जीएसटी 2। कौन कौन से? एक सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी की जगह यहां लगेगा यूटीजीएसटी। बस ये मैं आपको फर्क बता रहा था। देखिए अगर ऐसे समझिए कि यूपी से यूपी ही माल जाए तो सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, क्योंकि यूपी स्टेट है, लद्दाख यूनियन टेरिटरी है, तो इस मुताबिक हमें समझना होगा कि राज्य कौन कौन से हैं और यूनियन टेरिटरीज कौन कौन सी हैं। आपके जनरल नॉलेज के लिए मैं आपको एक लिंक बता रहा हूं, आप उस लिंक पे जाकर देख सकते हैं। मेरी बनाई वेबसाइट नहीं है, भारत सरकार की वेबसाइट है states.nic.in, इंडिया स्टेट्स। आई विल टेल यू, आप वहां जाकर चेक कर सकते हैं और आप पता लगा सकते हैं कि कौन सा स्टेट्स और कौन सी यूनियन टेरिटरीज हैं। चलें आपको स्टेट्स दिखाता हूं मैं एक बार। स्टेट्स ऑफ इंडिया अगर आप करेंगे तो ये देखिए एक वेबसाइट आएगी, मैं साइज थोड़ा जूम कर देता हूं। ये देखिए knowindia.gov.in, KNOW India.gov.in। इस वेबसाइट पर आपने क्लिक करना है। यू शुड नॉट गो टू दिस मैप्स ऑफ इंडिया और विकीपीडिया, राइट। ऑफिशियली जो सरकार की वेबसाइट होती हैं, आपको पता होगा या तो उनका लास्ट में डोमेन gov.in होता है या nic.in होता है। तो यहाँ स्टेट्स पर हमने क्लिक करा तो ये देखिए यहाँ पर आपको लिस्ट मिल जाएगी, बड़ी इजीली आप देख पाएंगे। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, झारखंड, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, ये सारे स्टेट्स हैं। यूनियन टेरिटरी यहाँ पर आपके सामने है, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप, पुडुचेरी। सो दीज आर द 8 यूनियन टेरिटरीज वी हैव इन इंडिया। तो आपको पता रहना चाहिए कि यूनियन टेरिटरीज ये हैं और स्टेट्स ये हैं, राइट भाई। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 into 4 is 28, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। ये जनरल नॉलेज मैं नहीं देना चाहता आपको, लेकिन ये ज़रूरी है कि आप पहचान सकें कि स्टेट्स कौन से हैं और यूनियन टेरिटरी कौन सी हैं। आप सिर्फ 28 के नाम नहीं, आप सिर्फ इन 8 के नाम याद कर लीजिए। इन 8 के अलावा बाकी सब स्टेट्स हैं, तो आपको कोई एक याद हो जाए तो पता चल जाएगा ना कि यहाँ यूटी लगना है तो बाकी सब जगह स्टेट्स लगना है, ठीक है। और ये जो 8 हैं इनमें भी दिल्ली और पुदुचेरी में स्टेट जीएसटी लगता है, क्योंकि इनकी अपनी अपनी स्टेट गवर्नमेंट है और बाकियों की अपनी अपनी स्टेट गवर्नमेंट नहीं है, ठीक है। तो अब चलिए वापस आ जाते हैं अपने नोट्स पर। यहाँ पर हमने पिछली क्लास में छोड़ा था कि सेंट्रल और स्टेट जीएसटी लगता है जब विद इन द स्टेट होता है सब कुछ, लेकिन अगर वो विद इन द स्टेट की जगह विद इन द यूनियन टेरिटरी होगा
तो वहां पर स्टेट जीएसटी की जगह यूटी जीएसटी माना जाएगा। क्लियर? और ये एग्जाम्पल आपको अच्छे तरीके से इस बात की अश्योरेंस दे देगा कि आपको समझ आ गया कि भाई कैसे क्या करते हैं। ऑल राइट, चलो 17 पॉइंट। राइट, 17 पॉइंट ध्यान से देखिएगा। व्हेन अ सप्लायर मेक्स सेल, इट इज कॉल्ड आउटवर्ड सप्लाई। जब हमारा सप्लायर सेल करता है तो हम उसे क्या कहते हैं? आउटवर्ड सप्लाई। व्हेन अ सप्लायर, ये सप्लायर है दोस्तों, व्हेन अ सप्लायर मेक सेल इट इज कॉल्ड आउटवर्ड सप्लाई। क्या बोलते हैं इसको? आउटवर्ड सप्लाई। फुल स्टॉप। सप्लायर कलेक्ट्स जीएसटी फ्रॉम द रिसीवर, मतलब कस्टमर, ऑन दिस outward supply, comma, this tax is called output tax। देखिए धीरे धीरे आप प्रैक्टिकल्स की तरफ बढ़ रहे हैं। आज जो लोग मेरा ये क्लास देख रहे हैं उनको सूचना दे दूं, लेट मी इन्फॉर्म यू ऑल दैट आई एम क्रिएटिंग अ बेस फॉर ऑल द प्रैक्टिकल्स फर्स्ट। Whatever I'm teaching you in my own personal serial order is because I want to make you ready for the practical questions first. I'll definitely give you the ebook before the next lecture because we will have to do all the practical questions. तो हमें जो practical questions करने हैं अब अगली क्लास में, उस practical questions के लिए जो आज हम यहाँ पर समझ रहे हैं वो बड़ा ज़रूरी है। First we'll start with small, simple practical problems which will make us ready to have a foundation of the practical ones, and once we are satisfied and once we are confident enough for solving those simple problems, then we'll definitely move on to the advanced ones, right? तो ये जो आप 17वें पॉइंट से आप आगे लिखने जा रहे हैं, ये सब प्रैक्टिकल का ही धीरे धीरे आपका बेस क्रिएट हो रहा है। When a supplier makes sale, जब एक सप्लायर सेल करता है, तो जब भी वो सेल करता है दोस्तों, तो आपको याद होगा कि माल उसके यहाँ से आउटवर्ड जा रहा है, सर्विसेज उसके यहां से बाहर जा रही हैं, कस्टमर के पास जा रही हैं, तो ये आउटवर्ड सप्लाई हुई ना। और कस्टमर के पास जाकर वो बदले में हमें पैसे देता है। तो वो जो हमें पैसे देता है वो किस बात के देता है? सेल के ऊपर जो हम उससे चार्ज कर रहे हैं, हमारे लिए वो टैक्स चार्ज पर है, हमारे लिए वो टैक्स सेल पर है। आप ऐसे सोचो कि अगर कस्टमर ने टैक्स दिया तो कस्टमर दुनिया में जाकर क्या गाएगा? मैंने तो परचेज पे टैक्स दिया, मैंने तो परचेज पे टैक्स दिया, मैंने तो परचेज पे टैक्स दिया। उसको भूल जाओ ना, अपना याद रखो। तुमने उससे जो टैक्स वसूल करा, तुमने उससे जो टैक्स कलेक्ट करा, वो सेल पर करा, तो वो सेल का टैक्स है। और सेल एक आउटपुट सप्लाई होता है, आउटवर्ड सप्लाई होता है। सेल कब से इनपुट हो गया? तो कस्टमर से सेल पर वसूला गया टैक्स क्या कहलाता है? आउटपुट टैक्स। उसके लिए वो क्या होगा वो जाने ना, हमारे लिए क्या है हम वो समझें। उसके लिए क्या होगा हम अगली क्लास में और अगली लाइन में समझ लेंगे। When a supplier makes sale, it is called outward supply. Supplier collects GST from the receiver on this outward supply. This tax is called output tax. इसको output tax कहते हैं। क्लियर हो गई बात? Output tax is named output tax because ऐसा क्यों है? Because it is collected by seller on his output sale। ठीक, full stop। However, it is also true, ये बात भी सच है, however, it is also true that
It is also true that the same output tax is called input tax from the point of view of customer, right? कैसे? देखिए आप, ये गोदरेज है सप्लायर, ठीक है, और ये हम हैं रिसीवर। हमने गोदरेज से फर्नीचर खरीदा, गोदरेज से हमने अलमीरा खरीदी, हमने फर्नीचर खरीदा, हमने इंटीरियर के सामान खरीदे। तो अब जरा ध्यान से देखिए, गोदरेज से हमारे पास क्या आया? गोदरेज से हमारे पास आया गुड्स, और हमारे पास से गोदरेज के पास क्या गया? पेमेंट। पेमेंट के अंदर कितनी चीजें थी? दो, एक वैल्यू ऑफ गुड्स और दूसरा टैक्स। ये बात तो आप मानोगे कि वैल्यू ऑफ टैक्स एंड वैल्यू ऑफ गुड्स, ये दोनों चीजें हमने गोदरेज को पे करी। तो ये जो टैक्स का वैल्यू है, ये टैक्स का वैल्यू फॉर सप्लायर क्या कहलाएगा? सेल टैक्स या आउटपुट टैक्स? अरे चॉइस नहीं दे रहा, दोनों एक ही नाम है। या तो वो सेल्स टैक्स कहलाएगा या वो आउटपुट टैक्स कहलाएगा फॉर द सप्लायर। देखो मेरी बात, एक बात ध्यान से सुनना। अगर आपको ये बातें लिखते हुए लगे कि ये बहुत सिंपल हैं, अगर आपको ऐसा लगे कि ये बहुत आसान है, अगर आपको ऐसा लगे कि इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैं आपको फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन बता दूं कि रिजल्ट कुछ बहुत अच्छा नहीं होता बाजार में। मतलब अगर हम ओवर कॉन्फिडेंस में जिएंगे तो ज़मीन हमारे पैरों से खिसक सकती है। जो मैं करा रहा हूँ, ईमानदारी से तुम लिखो, ईमानदारी से तुम समझो। एट द एंड ऑफ द जर्नी ऑफ एवरी चैप्टर you will be able to solve every question whatever level of complexity it may have। वो सवाल बना ही नहीं होगा आज तक जो आप सॉल्व ना कर पाए। मैंने कई बार देखा स्टूडेंट्स को तमाम बढ़िया बढ़िया प्रोविजंस पढ़ने के बाद भी सवालों के जवाब नहीं कर पाते, क्योंकि फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं होती, बेसिक्स हम नहीं पढ़ना चाहते। हम आसान बातों को मजाक उड़ाते हैं कि ये करने की क्या ज़रूरत है, लेट अस मूव ऑन टू ITC, लेट अस मूव ऑन टू वैल्यूएशन ऑफ गुड्स। वो सब करेंगे हम। ये छुटपुटिया बातें जो हैं दोस्तों, ये बहुत कमाल करेंगी आपके जीवन में। चार्टर्ड अकाउंटेंसी के बड़े से बड़े असेसमेंट को आप सॉल्व कर पाएंगे अगर आपका बेसिक क्लियर है तो ये चुपचाप लिखो, भले ही आपको आता हो सब कुछ, मेरी तरफ से रिवीजन समझ लो, ठीक है। ऐसा न समझें आपके ये तो बहुत आसान है, इसकी क्या ज़रूरत है। और कोई आपको स्पीड अप करने के देखने की ज़रूरत नहीं है। कभी आप 1.5 और 1.75 में देख रहे हो, धीरे धीरे समय लगाइए। आज समय लगाएंगे तो बार बार अटेम्प्ट में समय नहीं लगेगा। जिसने आज जल्दबाजी करी उसको वहां देरी होती है, ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों, अगर यही टैक्स रिसीवर के लिए देखें, फॉर रिसीवर, तो यही टैक्स इनपुट टैक्स होगा या परचेज टैक्स होगा। ये बात समझ आ गई आपको? बिल्कुल पक्का क्लियर हो गई ना भाई। किसी ट्रांजैक्शन में टैक्स इन्वॉल्व है तो बेचने वाले के लिए वो बेचने के ऊपर टैक्स है और खरीदने वाले के लिए वो खरीदने के ऊपर टैक्स है। आई होप दैट मेक्स इट वेरी क्लियर टू यू, ठीक है। इसको लिख लिया आपने? सर क्या करेंगे इसको समझ के हम? तुम छोड़ो ना, मैं बताऊंगा आगे क्या समझेंगे इसको और क्या करेंगे इसका। पॉइंट नंबर 19 लिखो तुम। पॉइंट नंबर 19, हर लाइन में सीखे हुए वर्ड किसी ना किसी जगह आपको जरूर काम आएंगे। पॉइंट नंबर 19 देखिए, आउटपुट टैक्स कलेक्टेड फ्रॉम the customer is not the income. Output tax collected from the customer is not the income of supplier.
सेलर की वो इनकम नहीं है जो हमने आउटपुट टैक्स कलेक्ट करा है। सच टैक्स नीड्स टू बी डिपॉजिटेड विद गवर्नमेंट। नीड्स टू बी डिपॉजिटेड विद गवर्नमेंट, ठीक है। जो टैक्स हमने डिपॉजिट भी करना है सरकार के पास, वो टैक्स हमारे पास आया इसलिए क्योंकि हम रास्ता बने उस पैसे को सरकार तक पहुंचाने का। वो मासूम बायर जिसने हमसे सफेद रसगुल्ला खरीदा, वो कहां जाकर सरकार के पास जमा करेगा? तो इसलिए हमने उससे टैक्स ले लिया और हम अपना जीएसटी रिटर्न आप जैसे महान चार्टर्ड अकाउंटेंट की तरफ से भरवा देंगे। आउटपुट टैक्स कलेक्टेड फ्रॉम द कस्टमर इज नॉट द इनकम ऑफ सप्लायर, such tax needs to be deposited with government. All right, so this output tax is also called output tax liability. This is your liability, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। क्लियर हो गई जी बात? इसी के आगे लिखेंगे दिस लायबिलिटी इज शोन इन इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर ऑन जीएसटी पोर्टल। जीएसटी की जो वेबसाइट है, जब हम आप उसमें लॉगिन करते हैं तो जो भी हमारी लायबिलिटी होगी वो वहां शो होगी, अपने आप नहीं शो होती। उसे क्या पता तुमने क्या बेचा, तुम उसमें खुद एंट्री करते हो बिलिंग की कि भाई हमने ये बेचा, ये बेचा, ये बेचा। ठीक है भाई, दिस लायबिलिटी इज शोन इन इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर ऑन जीएसटी पोर्टल। राइट, क्लियर हो गई बात? पॉइंट 2, ये जो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है ये हमें सरकार को जमा करानी है, इतना तो आप समझ गए। ध्यान से देखो आप, हमने गोदरेज से जो सामान खरीदा था, हम कस्टमर थे, हमारे लिए वो परचेज है। 1 मिनट के लिए, गोदरेज का आपका क्लाइंट है गोदरेज, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आप उसका रिटर्न भरते हैं। तो अगर आप गोदरेज का रिटर्न भरते हैं तो आप जरा इमेजिन करिए कि आप गोदरेज का लॉगिन खोल कर बैठे हैं। गोदरेज ने जितनी भी सेल करी उस पर जो टैक्स वसूल करा कस्टमर से, दैट इज एन आउटपुट टैक्स that has to be deposited with government, so that becomes your liability towards government. This liability is shown in the liability ledger. All right, अब ध्यान से देखिए, this output tax liability needs to be paid to government, but ये बात तो सही है कि हमें सरकार को जमा करना है, ये बिल्कुल सच है कि जो भी टैक्स हमने कस्टमर से वसूला हमें सरकार को जमा करना है। बट वी हैव अ राइट टू रिड्यूस अवर लायबिलिटी, वी हैव अ राइट टू रिड्यूस अवर लायबिलिटी of output tax for the value of tax we have already paid on purchases. We have already paid on purchases. Let's see. थोड़ा 1 मिनट लाइन में दोबारा पढ़ के सुना देता हूं। पहले आप गोदरेज हैं, अगर अब आप गोदरेज हैं, देखो क्योंकि गोदरेज आपका क्लाइंट है तो आप ही गोदरेज हैं, ऐसे समझना पड़ेगा आपको। आपका क्लाइंट नहीं, आप ही है वो, अपना समझ के हिसाब रखना उसका, ठीक है। तो आप गोदरेज है, आपने सामान बेचा, कस्टमर से टैक्स कलेक्ट किया, वो आउटपुट टैक्स हुआ। अब ये आउटपुट टैक्स सरकार के पास हमें जमा करना है, लेकिन पूरा का पूरा उठाकर जमा मत कर देना, लुट जाएंगे आप। आपको सरकार ने एक रिलैक्सेशन दिया है, आपको सरकार ने एक फायदा दिया है, आपको सरकार ने एक बढ़िया सी स्कीम दी है। और उसमें क्या लिखा है कि गोदरेज साहब आपने ये जो फर्नीचर बेचा
इसको परचेज करा होगा आपने, और अगर मैन्युफैक्चर करके भी बेचा तो कुछ इनपुट विनपुट खरीदे होंगे, कुछ तो परचेज करा होगा आपने पूरे साल भर में, पूरे महीने भर में। गोदरेज साहब बोले और कितना सारा सामान हमने खरीदा। तो सरकार कह रही है वो जो खरीदा था उस पे टैक्स पे करा था। गोदरेज कह रहा है जी हाँ करा था, तो वो वाला टैक्स माइनस कर लो। वाह भाई वाह, केवल बचा हुआ ही टैक्स जो होगा वो सरकार को जाएगा। कितनी कमाल की बात है, आप देखिए। इसे कहते हैं बेनिफिट। ये बात मैं जरा एक बार आपको यहां पर आइए एनालाइज करके आपको दिखाता हूं। आप गोदरेज हैं, असेसी हैं, आपका रिटर्न हम भरते हैं, आप हमारे क्लाइंट हैं। इस बार गोदरेज को मैंने सेंटर में लिखा है। गोदरेज ने सेल करी मिस्टर सी को। मिस्टर सी कौन है? कस्टमर है नहीं है हमारे, हम असेसी हैं, हमारा कस्टमर है मिस्टर सी। उसे हमने सेल करी, ठीक है, फर्नीचर की 1 लाख रुपए प्लस 18,000 रुपए जीएसटी। तो 1,18,000 रुपए ये क्या हो गया? इनवॉइस वैल्यू। गोदरेज ने जो सामान बेचा वो तो 1 लाख का बेचा, लेकिन मिस्टर सी से जो पैसे कलेक्ट करे वो 1 लाख कलेक्ट नहीं करे, 1,18,000 रुपए कलेक्ट करे। मिस्टर गोदरेज ने मिस्टर सी से जो पैसे वसूले वो 1,18,000 वसूले, जिसमें हमें साफ नजर आ रहा है कि 1,18,000 रुपए पूरी वैल्यू गोदरेज की कमाई नहीं है। इसमें से 1 लाख रुपए तो गोदरेज अपनी जेब में रखेगा और 18,000 रुपए इसकी जेब में नहीं है। इसकी जेब में आए तो हैं, लेकिन ये इसके नहीं है, ये तो सरकार की अमानत है जो हमारे पास रखी है। गोदरेज इज सपोज टू डिपॉजिट दिस टैक्स विद द गवर्नमेंट, बट द क्वेश्चन to be discussed is whether the Godrej is liable to deposit the total 15,000 with the government, yes or no, total 18,000 with the government, no। ये पूरा 18,000 सरकार के पास जमा करने की कोई जरूरत नहीं है। पहले इस 18,000 रुपए में हम रिडक्शन करेंगे, डिडक्शन करेंगे, कमी करेंगे। किस बात की? उस टैक्स की जो हमने, मतलब गोदरेज ने पहले ही पे कर रखा है परचेस पर। कैसे? देखो जरा। अब गोदरेज ने, कोई पर्सन है, ये जो गोदरेज है एमआरएस प्लाईवुड करके कोई कंपनी है। एमआरएस प्लाईवुड, अब ध्यान से देखिएगा, इसने गोदरेज को सामान बेचा, लेकिन मैं यहां पर परचेज वर्ड लिख रहा हूं क्योंकि हम तो गोदरेज है ना, हमारे लिए तो ये परचेज। अगर हम गोदरेज हैं, ये देखो आप, हम असेसी हैं, हम गोदरेज हैं, गोदरेज के लिए ये परचेज है। अच्छा, ये फर्नीचर जो हमने बेचा, मतलब गोदरेज ने बेचा, ये जब खरीदा था तो कितने का खरीदा था? 50,000 रुपए, उस पर 9,000 जीएसटी, 59,000 ये थी इनवॉइस वैल्यू। इसका मतलब गोदरेज अगर हम हैं तो हमने क्या करा? हमने 50,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा और 100% मार्जिन पे बल्ले बल्ले बेच दिया। तो 50,000 की चीज 100,000 में, 50,000 की चीज 100,000 में, मतलब 1 लाख रुपए में बेची, तो हमें जो प्रॉफिट हुआ वो हमारा है, वो सरकार हमसे नहीं छीन रही। सरकार ये थोड़ी कह रही है वो प्रॉफिट मुझे दे दो, सरकार ये थोड़ी कह रही है वो पैसा मुझे दे दो, ये तो हमारा है। लेकिन ये जो 18,000 रुपए हमने कस्टमर से लिए, ये सरकार के पास जमा कराओ, लेकिन पूरे 18 जमा करने की जरूरत नहीं है। इस 18 में से ये वाले 9 माइनस कर दो और जो बचे हुए 9,000 हैं केवल वो जमा करने होंगे आपको। अब मैं एक बात आपको याद दिलाता हूं,
ये जो 9,000 है ये इनपुट टैक्स कहलाएगा, और ये जो 18,000 है ये आउटपुट टैक्स कहलाएगा। आउटपुट टैक्स हमारी जो लायबिलिटी होती है वो हमें सरकार के पास जमा करनी होती है, लेकिन पूरा का पूरा पैसा जमा नहीं करना, केवल और केवल उतना जमा करना है जो आउटपुट टैक्स में इनपुट टैक्स माइनस करने के बाद वैल्यू बचे। अब जरा आप लिखिए, एज पर रूल टोटल आउटपुट टैक्स collected by Godrej, that is rupees 18,000, is liability, but need not to be paid in full। ये फुल देने की जरूरत नहीं है, ये 18,000 रुपए पूरे जमा करने की जरूरत नहीं है, फुल स्टॉप। वैल्यू ऑफ दिस आउटपुट टैक्स shall be first reduced by the amount of tax paid by Godrej on its purchase, that is rupees 9,000। After reduction, only balance needs to be paid। रिडक्शन करने के बाद सिर्फ सीधे बैलेंस पे करना होता है। आफ्टर रिडक्शन ओनली बैलेंस नीड्स टू बी पेड। क्लियर हुई बात? पक्का? देखिए, सो क्या होगा, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी ऑफ गोदरेज कितनी है? 18,000 रुपए, लेस benefit of input tax already paid on purchase। 9,000 रुपए माइनस हो गए, तो ये जो 9,000 रुपए बचे ये क्या है? ये है नेट टैक्स लायबिलिटी ऑफ गोदरेज। बस अब बेसिक मॉडल दोस्तों यही है। आपका क्लाइंट सच में गोदरेज हो या आपका क्लाइंट पुशकार्ट वेंडर हो, ठेले वाला, आपका क्लाइंट माइक्रो यूनिट वाला हो या आपका क्लाइंट बहुत बड़ी कॉन्ग्लोमेरेट कंपनी हो, पूरे के पूरे जीएसटी में काम यही है। आउटपुट टैक्स क्लाइंट का निकालो पहले सारी सेल जोड़ के, माइनस परचेज वाला टैक्स इनपुट टैक्स के रूप में माइनस करो, और जो बचे वो क्लाइंट से कहो बेटा जमा कर दे सरकार के पास चल। दैट टोटल नेट बैलेंस जो आया वो होता है नेट टैक्स लायबिलिटी ऑफ योर क्लाइंट, योर एसएससी। बस इसी में कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती चली जाएंगी। कुछ परचेज पर टैक्स सरकार माइनस नहीं करने देगी, कुछ परचेज हम करेंगे उस पर हमें बिल नहीं मिलेगा, कुछ परचेज करेंगे बिल खो जाएगा, कुछ परचेज करेंगे बिल फाइल में छिप जाएगा। तमाम परेशानियां आपके पेपर में क्वेश्चन में बनकर आएंगी, तमाम एडजस्टमेंट्स आपके सामने आएंगी, हजारों सवाल आपके सामने पूछे जाएंगे। लेकिन अगर तुमने अपने झूले की रस्सी पकड़े रखी तो कभी नहीं गिरने वाले तुम। झूले की रस्सी क्या है? बेसिक मॉडल, ये जो तुमने यहां देखा, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी माइनस इनपुट टैक्स इक्वल्स टू नेट टैक्स लायबिलिटी। जो व्यक्ति इस फॉर्मूले को नहीं भूलेगा वो कभी कमजोर नहीं पड़ सकता जीएसटी में।
सारी जीएसटी इसी पर निर्भर है। पक्का ये तो जितने भी टॉपिक्स आप पढ़ेंगे ना, ये इसी मॉडल के अंदर एडजस्टमेंट्स बनकर आएंगे। अरे आप लोगों ने P&L बैलेंस शीट बनाना सीखा होगा, बहुत समय हो गया बनाते बनाते। उस P&L बैलेंस शीट में बेसिक अगर आपको आता है कि क्या चीज किधर जाएगी तो बस, बाकी तो नए नए आइटम रोज पैदा होते रहते हैं। फिलहाल भाई ये अभी क्लास चालू है, क्लास खत्म नहीं हुई। पॉइंट नंबर 20 समझ आया कि ये आउटपुट टैक्स पूरा जमा नहीं होगा। ठीक है, पॉइंट 21 समझिए। इट मीन्स आउटपुट टैक्स is a liability, but input tax is a reward. Input tax तो एक रिवॉर्ड है, इनपुट टैक्स रिवॉर्ड है which can reduce. Input tax is a reward which can reduce the amount of our liability. Output tax is a liability, but input tax is a reward which can reduce the amount of tax liability. ठीक है, this benefit which we are allowed to take is called इनपुट टैक्स क्रेडिट। इसे हम आईटीसी कहते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट। समझ आई जी बात आपको? आउटपुट टैक्स एक लायबिलिटी है और उस लायबिलिटी को कम करवा देता है कौन? इनपुट टैक्स। तो लायबिलिटी को कम करवाने वाला तो हमारे लिए फायदेमंद चीज हुआ ना, तो जो हमारी लायबिलिटी को कम करवा देता है उसे हम इनपुट टैक्स कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात? और जो हमारी लायबिलिटी को कम कर देता है जिसे हम इनपुट टैक्स कहते हैं, और इस लायबिलिटी के कम करने के फायदे को, बेनिफिट को, रिवॉर्ड को, एडवांटेज को, सुनहरे मौके को, गोल्डन चांस को क्या कहते हैं? इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्लियर हो गई जी बात आपको? चलिए पॉइंट नंबर 22 लिखिए। Basic foundation of GST. Basic foundation of GST is established on this model it's only. If we are able to put values in this model, the work is half done. कौन सा मॉडल? अरे जो ऊपर बताया था, आउटपुट माइनस इनपुट इज इक्वल टू नेट टैक्स लायबिलिटी। बेसिक फाउंडेशन ऑफ जीएसटी इज established on this model only. If we are able to put values in this model then work is half done. तो आधा काम तो हो गया। कौन सा मॉडल? जो अभी आपको बताया, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स इज इक्वल टू नेट टैक्स लायबिलिटी। ये क्या है? टैक्स कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर ऑन सेल। ये क्या है? टैक्स पेड बाय सेलर ऑन हिज परचेजेस। ये क्या है? एक्चुअल अमाउंट पेबल टू द गवर्नमेंट।
एक्चुअल अमाउंट पेबल टू द गवर्नमेंट। हाँ जी दोस्तों, सो दिस इज द बेसिक मॉडल। Every adjustment whatever may come will come in this model itself. They'll give you various transactions in sales tax, they'll give you various transactions in purchase tax, and they'll ask you to calculate the net tax liability. This is the major question that you may find in your study material of chartered accountancy. You may not believe me today, but you will believe me few days later when you actually encounter those questions. आप प्लीज अच्छे से समझ गए होंगे आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स इज इक्वल टू नेट टैक्स लायबिलिटी। अब मैं आगे बढ़ता हूं और आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूं। पॉइंट नंबर 23, कंप्यूटेशन ऑफ नेट टैक्स लायबिलिटी। कंप्यूटेशन ऑफ नेट टैक्स लायबिलिटी इज इजी when both output tax and input tax are of same nature. However, if output tax and input tax are of different nature, अगर आउटपुट टैक्स और इनपुट टैक्स दोनों अलग अलग नेचर के हैं, if output tax and input tax are of different nature, comma, their adjustments and computation of net tax liability is little lengthy. आप अभी समझे नहीं होंगे, आप नोट कर लीजिए केवल पहले वीडियो को पॉज करके या लाइव को रोक के, जैसे भी ठीक लगे आपको। कंप्यूटेशन ऑफ नेट टैक्स लायबिलिटी इज इजी when both output and input tax are of same nature। भाई यहां पर आउटपुट में से इनपुट माइनस करना है, तो अगर आउटपुट भी और इनपुट भी दोनों सेम जीएसटी हुए तो माइनस करना बहुत आसान है। सेम जीएसटी हुए का क्या मतलब? अरे जीएसटी बताया था ना, सीजीएसटी एसजीएसटी लगता है कभी कभी, और कभी कभी आईजीएसटी लगता है। तो अगर वो दोनों सेम नेचर के हुए तो उनको माइनस करना आसान है। अगर वो दोनों सेम नेचर के हुए तो किस में क्या माइनस करूं, ये कलेश है। Computation of net tax liability is easy when both output tax and input tax are of same nature. However, if output tax and input tax are of different nature, their adjustment and computation of net tax liability is little lengthy. मैं आपको बताता हूं मैं क्या बताना चाहता हूं। आपने नोट कर लिया? आई एम अज्यूमिंग कि कर लिया, ठीक है। देखो, दो सेल के बारे में मैं आपको दिखाता हूं। दो सेल हुई, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को सेल करी और मिस्टर बी ने मिस्टर सी को सेल करी। ये सेलर है, ये बायर है। बड़ा आराम से, बड़ा ध्यान से समझिएगा। ये सेलर है, ये बायर है, ठीक है। अब आप बहुत अच्छे तरीके से समझिए प्लीज। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को सेल करी और मिस्टर बी जो बायर थे फिर उन्होंने खरीद के आगे उसे मिस्टर सी को बेच दिया। मिस्टर ए आगरा के हैं, यूपी के, और मिस्टर बी कौन है, मतलब कहां के हैं? मिस्टर बी लखनऊ के हैं, यूपी के, लखनऊ यूपी। और मिस्टर सी कहां के हैं? रामपुर। कहां पर है ये? यूपी में। तो भाई आगरा के ए ने लखनऊ के बी को सामान बेचा और फिर लखनऊ के बी ने वही सामान रामपुर के सी को बेचा। तो ए और बी के बीच में जो ट्रांजैक्शन हुई वो यूपी के अंदर अंदर है, और बी और सी के बीच में जो ट्रांजैक्शन हुई
वो भी यूपी के अंदर अंदर है। क्लियर हो गई बात? तो जरा हम बिल बनाने की कोशिश करते हैं, बिल बनाना सीखते हैं। सामान की वैल्यू है 10,000 रुपये और उस पर जीएसटी चार्ज हुआ 1,000 रुपये, तो 11,000 रुपये इनवॉइस प्राइस आया होगा। इनवॉइस प्राइस से मेरा मतलब है वो कीमत, इनवॉइस प्राइस से मेरा मतलब है वो कीमत जो हमने कलेक्ट करी। इनवॉइस प्राइस किससे कलेक्ट करा हमने? कस्टमर से। मतलब ये पैसे बी ने दिए होंगे सेलर को, बी ने दिए होंगे ए को, है ना दोस्तों। ये जो 1,000 रुपये है ये बी के लिए होगा इनपुट टैक्स और ये ए के लिए होगा आउटपुट टैक्स, है ना। ऐसे ही तो होगा, सेम टैक्स, इसके लिए इनपुट और इसके लिए आउटपुट। यहां तक समझ आ गया आपको? अब मिस्टर बी तो लखनऊ चले गए सामान खरीद के। हमारा सेलर कौन है? ए। इसने कस्टमर से पैसे वसूले कितने? 11,000। इस 11,000 में सारे के सारे पैसे अपने पास रख लेगा? नहीं, सिर्फ 10,000 ही अपने पास रखेगा और 1,000 रुपए सरकार को जमा करेगा। तो इसकी लायबिलिटी निकालो। नेट टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर ए। हमेशा सेलर की लायबिलिटी निकलेगी, कभी बायर की निकाल डालो। एक टॉपिक है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, बहुत कम केसेस में वो लगता है, उसे छोड़कर बाकी सब के सब जो है वो नॉर्मल सिनेरियो है जिसमें सेलर की लायबिलिटी होती है। अब बताओ, सेलर ने मतलब ए ने कितने रुपए का टैक्स वसूला कस्टमर से? 1,000 रुपए का। क्या कोई इनपुट टैक्स दिया हुआ है क्वेश्चन में? ए ने 1,000 रुपए का टैक्स कलेक्ट करा बी से। ए सेलर है ना, ए सामान बेच रहा है ना, ए की आउटपुट सप्लाई है ना। ए ने सामान बेच के जो टैक्स वसूला वो आउटपुट टैक्स है 1,000 रुपए। ए ने जो सामान बेचा वो कहीं से खरीदा होगा, उसकी डिटेल नहीं दी है क्वेश्चन में, उसकी जानकारी नहीं दी है क्वेश्चन में, तो ये नील कर दो। क्वेश्चन में दिया होता तो बात अलग थी। अब 1,000 रुपए ही क्या आ गया? नेट टैक्स लायबिलिटी ऑफ ए। आराम से चेक कर लो आप, ये मैंने क्या बनाया। पहली जो हमारी सेल है उसे दूसरी सेल से बिल्कुल अलग रखो। दूसरी सेल का जरा सा भी खुशबू पहली सेल में नहीं आनी चाहिए। सिर्फ पहली सेल के ऊपर ध्यान दो तुम। पहली सेल में सेलर है ए, तो सरकार उससे पैसे मांग रही है। कस्टमर से कितने रुपए वसूले तूने? 1,000 रुपए। ला 1,000 रुपए हमें दे, सरकार मांग रही है। वो कह रहा बाबूजी माइनस तो कर लूं मेरी परचेज का टैक्स। दिया कहां है क्वेश्चन में? दिया होता तो जरूर माइनस करते। ठीक, यहां तक समझ आ गया। अब ए ने सरकार को 1,000 रुपए जमा कर दिए, ए की जिम्मेदारी पूरी हुई, आधा सवाल खत्म। अब इधर आ जाओ राइट हैंड साइड पर। अब देखो वही बी जो आगरा से सामान खरीद कर लाया रामपुर में बेच रहा है। अब जरा इसका हिसाब किताब बनाते हैं। वैल्यू 20,000 रुपए और इस पर जो जीएसटी लगा 25,000 कर देते हैं। इस पर जो जीएसटी लगा वो लगा 2,500 रुपए। तो बताइए हमने कस्टमर से कितने पैसे वसूल करे? 27,500। मतलब आप प्रॉफिटेबिलिटी की हद देखें आप। 10,000 रुपया का सामान हमारे भाई बी लखनऊ से रामपुर बेच रहे हैं 25,000 रुपए में। वाह! 25,000 rupees he is charging for the goods he bought for 10,000 bucks only। और कस्टमर से जीएसटी वसूल कर लिया 2,500 रुपए। अब आप ध्यान से देखिए, सी के लिए ये इनपुट टैक्स है, सी के लिए ये इनपुट टैक्स है, लेकिन बताइए बी के लिए ये आउटपुट टैक्स है। सरकार पैसे किससे मांगती है? वसूली किससे करती है? सेलर से। तो बताइए नेट टैक्स लायबिलिटी किसकी निकालनी होगी हमको? नेट टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर बी।
सर पहले ए की क्यों निकाली थी? अरे ए सेलर था ना वहां पे, यहां पे बी सेलर है। नेट टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर बी। ठीक, अब बताओ आउटपुट टैक्स जो इसने कस्टमर से वसूल करा वो कितना है? 2500 रुपए। लेकिन ये पूरे 2500 रुपए सरकार के पास जमा करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? इसमें से माइनस होगा क्या? इनपुट टैक्स। कितने रुपए? 1000 रुपए। तो बताइए 2500 माइनस 1500 कितने रुपए बने? 2500 माइनस 1000, 1500 रुपए। ये हमें नेट टैक्स लायबिलिटी जमा करनी है मिस्टर बी। $1500। अब आपने एक बात जो बहुत जरूरी सीखनी है, बिना उसके क्लास ओवर हो नहीं सकती। पहले कैलकुलेशन मैथमेटिकल समझ आया आप? असलियत में देखिए क्या होता है। पहले आपने ये देख लिया मैथमेटिकल, अब मैं कुछ और एडवांस्ड फॉर्म आपको दिखाना चाहता हूं। प्रेजेंटेशन विच एक्चुअल फॉर्मेट। एक्चुअल फॉर्मेट है क्या? ध्यान से देखिएगा। जब सेल 1 हुई और सेल 2 हुई तो आपको दोनों सेल पता थी। दोनों सेल कैसे हुई? यूपी के यूपी में। तो जो ये वाली सेल है वो कौन सी सेल है? इंट्रा स्टेट सप्लाई। और दूसरी सेल भी कौन सी थी? इंट्रा स्टेट सप्लाई। पहला माल कितने में बेचा गया था? सामान की जो वैल्यू थी वो कितने रुपए थी बताइए? 10,000। उस पे जो जीएसटी लगा था वो कितने रुपए था? 1,000 रुपए। तो जब सामान सेम स्टेट में बिकता है, जब सामान एक ही राज्य के अंदर बिकता है, तो आपको याद दिला दूं कि जीएसटी बिल में एक नहीं 2 लगते हैं। ये देखिए आप, जब यूपी के यूपी में सामान बिक रहा था तो बिल पर सिंगल जीएसटी नहीं हो सकता, डबल जीएसटी होता है, सी और एस। मतलब जो 1000 रुपए चार्ज करने हमें जीएसटी के, वो आधे जाएंगे सीजीएसटी में और आधे जाएंगे एसजीएसटी में। 500 और 500। यहां आया वही 11,000 इनवॉइस प्राइस। पहले मैंने आपको मैथमेटिकल वर्जन दिखाया कि 2500 रुपए में से 1000 रुपए माइनस करके सिर्फ 1500 रुपए सरकार के पास जाएंगे। लेकिन ओरिजिनल जो बिल बनेगा वो ऐसे बनेगा जो अब मैं आपको दिखा रहा हूं। अब आप देखो आगे, इसने कितने रुपए में सामान बेचा था? सेल 2 ये ए से बी पर हुई थी और ये बी से सी पर हुई थी, दोनों यूपी में थी। ये 25,000 में था सामान, इस पर जीएसटी लगेगा। ये भी यूपी के अंदर है, ये भी एक ही राज्य के अंदर है, तो यहां पर भी राज्य एक है तो जीएसटी 2 लगेंगे। उल्टा होता है, याद रखिएगा। राज्य एक इन्वॉल्व है तो जीएसटी 2 लगते हैं, राज्य 2 इन्वॉल्व है तो जीएसटी 1 लगता है। सीजीएसटी एसजीएसटी बताइए कितना जीएसटी लगा है ऊपर? 2500 रुपए। तो आधा सी में जाएगा और आधा एस में, 1250 और 1250। पैसे वही आए 27,500। इनवॉइस प्राइस। अब आप नेट टैक्स लायबिलिटी निकालिए, कैसे निकलेगी?
ये जो पहली सेल है दोस्तों, उसमें हमने कस्टमर से जो पैसे वसूले 500 500, तो अलग अलग कॉलम बना के लिखो। सी के नाम पर 500 वसूल हुए और एस के नाम पर 500। और जो हमने इनपुट टैक्स माइनस करना है वो है ही नहीं, दिया ही नहीं है क्वेश्चन में। ए ने पीछे कहां से खरीदा वो गिवन नहीं है ना, तो सरकार को कितना जमा होगा? 500 सेंट्रल गवर्नमेंट को और 500 स्टेट गवर्नमेंट को। ये हमारी हो गई नेट टैक्स लायबिलिटी। यही आई थी ऊपर भी, देखिए आप, नेट टैक्स लायबिलिटी स्क्रीन पर सबसे नीचे 1000 रुपए। लेकिन असलियत में उस 1000 में से 500 रुपए केंद्र सरकार के पास जाते हैं और 500 रुपए स्टेट गवर्नमेंट के पास जाते हैं। अब जरा देखिए यहां पर मिस्टर बी की देखते हैं, नेट टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर ए ऑफ मिस्टर बी। वही सी और एस, वही मॉडल आउटपुट टैक्स। हमने कितना कस्टमर से वसूला? बी ने कितना कस्टमर से वसूला? 1250 1250। इसमें क्या माइनस होगा? इनपुट टैक्स जो बी ने खरीदने पर पे करा। और बी ने कहां खरीदा? वो जो पिछली ट्रांजैक्शन है 500 500 टैक्स वाली, वो बी ने ही तो खरीदा था। तो यहां पर 500 500 माइनस करो तो कितना बचा? 750 750। तो ये क्या हो गई हमारी? नेट टैक्स लायबिलिटी। तो 750 750 1500 ही तो हुआ। ऊपर भी देखो 1500 ही निकाला था हमने। बस मैथमेटिकली तो 1500 सही है, लेकिन प्रेजेंटेशन एक्चुअल फॉर्मेट में ऐसी होती है। एग्जाम में आप ऐसे दिखाइए। आप ये अगर आपने एग्जाम में दिखा दी तो ऐसे नंबर बरसेंगे, 100 में से 125 आएंगे। देखिएगा, वैसे जीएसटी 100 की है नहीं, लेकिन खुशी में इवैल्यूएटर आपको ज्यादा नंबर दे देगा। ये देखिए आप, ये सी है, कभी आप एस समझो। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 750 जमा होंगे और स्टेट गवर्नमेंट के पास 750। जीएसटी की वेबसाइट पर हमें अलग अलग कॉलम में वैल्यू डालनी होती है कि केंद्र को कितना पैसा दे रहे हैं, हम राज्य को कितना पैसा दे रहे हैं। समझे आप? अब इधर भी सी और एस था क्योंकि यूपी के यूपी में सेल हुई, और इधर भी सी और एस था क्योंकि यूपी के यूपी में सेल हुई। अब अगर सोचो एक तरफ तो सी और एस हो, सेंट्रल जीएसटी स्टेट जीएसटी, और एक तरफ आईजीएसटी हो, तो कैसे माइनस करोगे आप? ये समझना है हमें अगली क्लास में। अगर परचेज के समय सी और एस लगा और सेल के समय भी सी और एस लगा तो माइनस हो जाते हैं आपस में। लेकिन अगर परचेज के समय सी और एस और सेल के समय आई या वाई से वर्षा लगेगा तो क्या होगा, ये सीखेंगे हम लोग अगली मुलाकात में। आज की क्लास यहां खत्म होती है। ये नोट्स आपको नोट करने ही पड़ेंगे, इनको लिखा लिखाया आप नहीं ले सकते। ठीक है, ये पहले से लिखा लिखाया अगर आपको मिलेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। गड़बड़ मेरे साथ नहीं, आपके साथ। अगर आप लिखा लिखाया देखेंगे तो फिर आपकी जो खुद की राइटिंग से आपको पॉइंट्स याद होते हैं वो याद नहीं हो पाएंगे। तो कुछ भी अगर रह गया हो तो मैं वापस स्क्रॉल कर रहा हूं, आप पॉज कर करके लिख सकते हैं। पॉइंट नंबर 16 से आज हमने लिखना शुरू किया था। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।